नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से जुवेनाइल फेज और वेस्टेटिव फेज जो कि हम प्लांट्स में देखते हैं वो कितने लंबे टाइम का होगा, और इसके अलावा एक लिविंग के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो हमने देखा था कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है तो उनकी लाइफ स्पेन में कुछ फेजेस आएंगे। जैसे सबसे पहला फेज होगा हमारे पास जुवेनाइल फेज, उसके बाद में आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, नेक्स्ट वन इज सेनिसेंट फेज, और सबसे लास्ट के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। तो ये हमने जाना था कि किसी भी लिविंग का जो लाइफ स्पेन है वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिफरेंट होता है। कुछ के अंदर ये जुवेनाइल फेज बहुत कम होगा और कुछ के अंदर ये जुवेनाइल फेज बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी जिसके अंदर एक लिविंग रिप्रोडक्शन करने में एबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुछ लिविंग्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज है वो 50 to 100 ईयर का होगा, मतलब 50 से 100 साल तक सिर्फ उनका जुवेनाइल फेज चलता रहेगा, और उसके बाद में उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो प्लांट्स के अंदर हमने जाना था कि जब तक फ्लावर नहीं आएगा तब तक उसके अंदर सिर्फ जुवेनाइल फेज रहेगी। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं के अंदर होगी जहाँ पर फ्लावर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैम्बू स्पीसीज के अंदर जो लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्सीमेटली जुवेनाइल फेज के बराबर ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही 50 से 100 साल का इनका जुवेनाइल फेज कंप्लीट होगा तो इनके अंदर सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगी, मतलब एक बार इनके अंदर फूल आएंगे और उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं। जैसे हमारे पास एक प्लांट होता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको हम नीलाकुरंजी भी बोलते हैं। ये मिलता है हमें साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है। इन स्टेट्स के अंदर ये नीलाकुरंजी नाम का जो प्लांट है वो हमें मिलेगा। तो इस प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है वो होती है अप्रोक्सीमेटली इन 12 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि 12 साल तक इसका जुवेनाइल फेज है, और उसके बाद में इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होगा। तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो बताई गई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अक्टूबर 2006, और जब ये फ्लावरिंग हुई थी तो वहाँ पर जो हिली स्पेस थे वो टोटली कवर हो गए थे इन फ्लावर्स से। इनके जो फ्लावर्स थे इनसे कवर हुए थे, और उसके बाद में इनकी वजह से जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आए। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास जुवेनाइल फेज होता है। अब उसके बाद कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है एग्स के द्वारा। ठीक है, वो एग ले करेंगे, उनको बोलते हैं हम ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें दैट इज द वीवीपेरस। ओवीपेरस वो होता है जिसके अंदर यंग वन का जो बर्थ है वो बाई एग होगा, मतलब वो पहले एग ले करेंगे और उसके बाद में वहाँ से जो यंग वन है वो निकलता है, जैसे बर्ड्स में होता है, पक्षियों में। बट ह्यूमन बीइंग इज वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब होता है कि जब यंग वन का डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ किसी लिविंग की बॉडी में हो। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो यंग वन है उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, तो उनको बोलते हैं हम वीवीपेरस। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग इज वीवीपेरस। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे बर्ड्स हैं,
वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड पे, मतलब उनका एक सीजन होगा, उसके दौरान वो अपने एग्स को ले करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी साल एग ले करते रहेंगे। बट अगर किसी बर्ड को हम अंडर कैप्टिविटी रखते हैं, जैसे हमारे पास पोल्ट्री फार्म में होता है, तो वहाँ पर ये जो मुर्गी वगैरह हैं उनको हम कुछ इस तरीके का फूड प्रोवाइड करते हैं कि उनका जो हार्मोनल चेंज है वो आ जाता है और उसकी वजह से वो पूरी साल तक एग ले करते रहेंगे। ओके, तो अंडर कैप्टिविटी हम एग ले करने की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। जो नेचर के अंदर बर्ड्स रहते हैं वो सीजन के अंदर एग्स ले करेंगे। हाउ एवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, इसका कारण ये है कि उनके फूड के अंदर कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी वजह से उनका जो हार्मोनल चेंज है वो होता है, और उसी हार्मोनल चेंज की वजह से वो पूरी साल तक एग ले करते रहेंगे। ठीक है, और उसको वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। कमर्शियली एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि उसके थ्रू वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर हम एनिमल्स लाइक गोट, बफेलो, शीप, डियर एट्सेट्रा इनकी बात करें और ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और उन साइक्लिक चेंजेस के दौरान उनकी बॉडी से जो एग है वो रिलीज होगा फीमेल की बॉडी से सीजनली, और ये सिर्फ साइक्लिक चेंजेस के दौरान होता है। ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो इनको हम सीप, गोट वगैरह के अंदर बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग फीमेल है उसके अंदर ये जो साइक्लिक चेंजेस होंगे उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और एमसी। ओके, तो इन चेंजेस के दौरान उनमें होता है ये है कि हॉर्मोन्स का जो लेवल है उसके अंदर डिफरेंस आएगा, और इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके अंदर ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं। इसको हम 3rd चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इन नॉन प्राइमेट्स, इनको नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं हम, काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग एटसेट्रा। सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल, बट इन प्राइमेट्स में आते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमन, हम प्राइमेट्स हैं, इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called as seasonal breeders. देखिए कुछ मैमल्स ऐसे होंगे, मैमल्स के अंदर हम इंक्लूड हैं, तो उनमें होता ये है कि जब सिर्फ फेवरेबल सीजन आएगा उसी दौरान उनके अंदर इस तरीके की जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो आते हैं, और जिन मैमल्स के अंदर ये सीजन के दौरान होगा तो उनको बोलेंगे हम सीजनल ब्रीडर्स। ओके, और इसके अलावा कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज के कंप्लीट टाइम के दौरान, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इनके ये टाइप्स थे। अब जैसे ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो उसके बाद में होता ये है कि उस ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो लगातार स्लो होता जाएगा। मेटाबॉलिज्म से मतलब होता है कि शरीर के अंदर सभी रिएक्शंस का जो सम है, ठीक है, उसका जो रेट है वो कम हो जाएगी। मतलब जिस स्पीड से पहले आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही थी उस स्पीड से अब ये रिएक्शंस नहीं चल पाएंगी। अब मेटाबॉलिज्म जिस फेज के दौरान स्लो हुआ उस फेज को बोलेंगे हम सेनिसेंट। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी हो जाएगी डेथ। ठीक है,
तो इस तरीके से एक लिविंग का जो लाइफ स्पेन है वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके अंदर ये सारे जो चेंजेस हैं वो आ क्यों रहे हैं। जैसे पहले उसके अंदर जुवेनाइल फेज आया, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, नेक्स्ट सेनिसेंट फेज और डेथ। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली हॉर्मोन्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जो इन ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर है और ये जो चेंजेस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। तो सबसे और एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी लिविंग हो जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उसके अंदर ये जो सभी स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप होगा प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि चाहे किसी भी लिविंग में हो, तीनों के तीनों स्टेप्स सेम रहेंगे, किसी टाइप का जो चेंज है वो नहीं आएगा। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का होता है बाद में। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल का हैप्लॉइड गैमेट फीमेल के हैप्लॉइड गैमेट के साथ में फ्यूज होता है। सपोज ये आपके पास मेल का है हैप्लॉइड गैमेट है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, और फीमेल का कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये एक दूसरे के साथ में अगर फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ में फ्यूज होना, दैट प्रोसेस इज द फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होंगे, बट इससे पहले जितने भी इवेंट्स आएंगे उनको बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पहले हम समझेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं वो हमारे पास दो होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज इंसेमिनेशन, और इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ओके, तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहां कहीं पे आता है इसका मतलब होता है टू मेक, किसी चीज को बनाना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, सीधा हम ह्यूमन बीइंग पे चलते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे जिनको बोलते हैं हम मियोसाइट्स, ठीक है, एंड दीज आर डिप्लॉयड टू एंड। तो अब होगा ये कि यहाँ पर मियोसिस 1 और उसके बाद में मियोसिस 2, और इनके जो अलग अलग स्टेप्स हैं हमारे पास, मेटाफेज, एनाफेज एटसेट्रा, वो सभी होंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये जो सेल्स रहेंगे इनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ रहेगा। यहाँ पर 2n से मतलब है 2 × 23 मीन्स 46 क्रोमोसोम। अब n इसका हाफ होगा 46 का, तो इसका मतलब 23 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर मियोसाइट से ये सेल बने और ये सेल आपके गैमेट रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी मियोसाइट से गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस विल बी नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब उसके बाद में इस गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप हैं। अगर हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे चले, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू मेल का स्पर्म बनेगा और oogenesis के थ्रू
फीमेल का जो ओवम है वो बनेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि दीज आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हमेशा हाफ रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास ये गैमेटोजेनेसिस वाला होगा। अब जैसे ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी होगी तो उसके बाद ये जो गैमेट्स है वो ट्रांसफर होंगे फीमेल के ऐसे पार्ट पे जहाँ पर आपका जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो सके। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पेनिस इट विल ट्रांसफर्ड इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसेमिनेशन के अंदर सिर्फ इन गैमेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट इन गैमेट्स का जो साइज है वो एक जैसा भी हो सकता है और दूसरा ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे हैं तो उसको बोलेंगे हम होमोगैमेट, और अगर ये डिफरेंट हैं तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोगैमेट्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है, होमोगैमेट भी बोल सकते हैं, इसके अलावा इसको हम आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं। होमो का मतलब भी सेम है और आइसो का मतलब भी सेम है। जैसे क्लेडोफोरा है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे हैं, बट जैसे फ्यूकस नाम का एल्गी है और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर ये फीमेल गैमेट है ह्यूमन बीइंग में और ये वाला है मेल गैमेट, तो ये दोनों दिखने में मतलब इनका शेप एंड स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम इसको बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, और स्पर्म, और फीमेल फ्लावर के अंदर सेम रहेगा एग और ओवम। अब उसके बाद कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पीसीज में होगा ऐसा कि मेल और फीमेल गैमेट सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। अब होता ये है कि जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसके अलावा फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, तो एक तरफ वो मेल गैमेट बना देगा और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। बट अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं बट द स्पीसीज शुड बी सेम, तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और बाइसेक्सुअल की जगह पर आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो मोनोसियस, इसकी भी सेम बात है, और यूनिसेक्सुअल के लिए आप यूज कर सकते हो डायोसियस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चलते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के अंदर जो मेल फ्लावर है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा स्टेमन और फीमेल के अंदर होगा पिस्टिल और उसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास और एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। जैसे कुछ यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं और कुछ हमारे पास बाइसेक्सुअल हैं, तो बाइसेक्सुअल के एग्जांपल हैं अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच। ठीक है, और इसके अलावा यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है हमारे पास कॉकरोच। ओके, और आगे जो मैंने आपको बताया सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो किस तरीके से होगी वो मैंने भी आपको समझाया कि डिप्लॉयड सेल रहेगा और मियोसाइट्स के थ्रू इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन गैमेट ट्रांसफर जो मैंने भी आपको बताया। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि मेल गैमेट मोटाइल रहे और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल रहे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है जो स्पर्म है वो मोटाइल है, मीन्स वो मूव कर सकता है, बट जो फीमेल गैमेट है दैट कैन नॉट मूव। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट को फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। ये पोलिनेशन हम सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा
इनको ट्रांसफ़र करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, एट्सेट्रा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास इंसेमिनेशन थी, जो कि गैमेट ट्रांसफर इसको हम बोल सकते हैं, और इसके अलावा आपका गैमेटोजेनेसिस। बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।